हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के बारे में। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का क्वेरी भी आ रहा था कि सर हमें बताइए जो सेक्शन कंट्रोलर की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है या कौन से बुक से करनी है। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और वन बाय वन करके है ना हम सभी टॉपिकों को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे जॉब प्रोफाइल, जो सेक्शन कंट्रोल की जॉब प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है। उसके अलावा देखेंगे सिलेबस के बारे में, फिर देखेंगे आपकी बुक्स के बारे में कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और ऑनलाइन पढ़े तो कौन से मतलब टीचर से पढ़ना चाहिए और बाकी टेस्ट कैसे देंगे और उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन कंट्रोल के जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, वर्कलोड कितना रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा मोटा-मोटा आइडिया ले लेते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो इसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूँगा, जो जॉब प्रोफाइल पे कंप्लीट इसका जो डिटेल रहेगा, वो उसके अंदर रहेगा। तो देखिए, जो सेक्शन कंट्रोल की जो पोस्ट होती है, वो एसएम की तरह ही होती है, जैसे कि हम लोग की रहती है वैसे ही। फ़र्क इतना सा है कि जो हम लोग रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेशन पे होते हैं या उसको मान लो या आप छोटा स्टेशन भी बोल सकते हो या फिर बड़े जो जहाँ पे जंक्शन रहते हैं, वहाँ पे भी एसएम लोग रहते हैं और उन सभी का जो कंट्रोल रहता है ना वो रहता है जो सेक्शन कंट्रोल रहता है, उसके पास। यानी कि वो सभी को वहाँ से मतलब बैठा-बैठा सभी जो स्टेशन रहते हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो एक ज़ोन डिवीज़न रहता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेशन रहते हैं और लंबी-लंबी दूरी पे स्टेशन रहते हैं, तो सभी को तो मतलब एक सेक्शन कंट्रोलर उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसी के लिए क्या होता है ना, उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ होता है। जैसे कि मान लो कि उनको दे दिया कि 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में जो एक रूट रहता है, उस रूट के ऊपर कि हाँ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ से हमारे अरकोणम से लेके जेटीसी तक का एक अलग से सेक्शन कंट्रोलर है, तो वैसे ही उसी प्रकार से रूट वाइज़ है ना सेक्शन कंट्रोलर को जो है बाँट दिया जाता है और उनका जो ऑफ़िस होता है वो अपना जहाँ पे डीआरएम ऑफ़िस रहता है उसी के बगल में रहता है। तो वो सभी लोग वहीं से बैठ के और ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑपरेट मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना? उनके पास जैसे हमारे पास यहाँ पे वीडियो लगा हुआ है, वैसे उनके पास है ना वीडियो लगे रहते हैं एलसीडी। फ़र्क इतना सा रहते हैं कि वो देखते रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि हमने गलती से कुछ सिग्नल गलत डाल दिया, तो वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे दिखता है। तो वो तुरंत पूछेंगे कि इस चीज़ को मतलब जैसे कि ये ट्रेन है, इस ट्रेन को थ्रू करना था और आप लोगों ने लूप में क्यों डाल दिया? तो जैसे एसएम से गलती हो जाती है ना कभी-कभार, तो वो सब चीज़ें वो मॉनिटर कर रहे होते हैं वहाँ से और अच्छे से गाइड करते हैं। बाकी उसके अलावा जैसे मान लो कि किसी ट्रेन का मूवमेंट है, तो सभी मूवमेंट के बारे में देखना कि कोई भी ट्रेन डिटेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन रहती है, वंदे भारत को जैसे प्रेसिडेंस दिया जाता है और जो एक्सप्रेस रहती है उनसे ज़्यादा। बाकी जैसे नॉर्मल एक्सप्रेस रहती है, तो जैसे शताब्दी वगैरह है, तो उनको जो नॉर्मल एक्सप्रेस है, उनसे ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको पहले निकाला जाता है। और सभी एक्सप्रेस को जो है वो गुड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये सभी काम है ना सेक्शन कंट्रोल का रहता है। बाकी जैसे संटिंग मूवमेंट वगैरह ये बहुत सारा काम जो रहता है वो सेक्शन कंट्रोल का रहता है। आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्कलोड रहता है वो एसएम की तरह ही रहता है, लेकिन उनका थोड़ा-सा आप ज़्यादा मान सकते हो। उसके अलावा अगर सैलरी की बात करते हैं अपन तो सैलरी में आप देख सकते हो जो क्योंकि लेवल 6 का ये मतलब वैकेंसी है, तो एसएम की तरह ही उनकी सैलरी रहती है। बस उनको थोड़ा-सा रिस्क अलाउंस वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है और बाकी जैसे कि वो कहाँ पे मतलब रहते हैं, तो उनका जो एचआरए वगैरह है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। तो ये था दोस्तों आपका सेक्शन कंट्रोल का जॉब प्रोफाइल, मोटा-मोटा आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास 2 पोर्शन है, मैथ मैथ का है एक तो और दूसरा रीजनिंग का। मैथ में भी आपका देखेंगे आप, पहला पोर्शन है मैथमेटिक्स, दूसरा पोर्शन आपका डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस में क्या-क्या आता है, तो आपका देखो वेन डायग्राम हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इस प्रकार के आपके पास जो क्वेश्चन्स आएँगे इन चीज़ों से रिलेटेड। और दूसरा पोर्शन आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मेंटल रीजनिंग है। तो इन टॉपिक्स को है ना आप अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से बार-बार प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बुक्स के बारे में। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी भी थी कि बुक्स बताइए कौन-सी बुक से पढ़ना चाहिए और कौन-सी सही रहेगी। तो देखिए, कुछ टीचरों की मैं आपको बुक्स है वो प्रेफ़र कर रहा हूँ और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे कि आपकी साहिल सर की हो गई, आदित्य रंजन सर की हो गई, गगन प्रताप सर की हो गई, राकेश सर की हो गई। तो इन टीचरों की आप है ना ये बुक परचेज़ कर सकते हैं और आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बुकें हैं दोस्तों, इनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी और भी आपको बुक्स मिल जाएगी। लेकिन जो वो है कि आपके ऊपर है, आप कितना प्रिपरेशन करते हैं और कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि एग्ज़ाम में वो आपके लिए वर्क करे। पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी जानते हैं, एक सीट के लिए मतलब हज़ारों में लड़ाई करते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी रीज़निंग में बात करते हैं, तो देखिए रीज़निंग के लिए आप ले सकते हैं आपकी जो एक है साहिल तिवारी सर करके हैं, उनके आप ले सकते हैं और विक्रमजीत सर करके हैं, उनकी ले सकते हैं।
बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चाहे बुक से कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, और मैं तो बोलूँगा कि आप है ना ऑनलाइन करें तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी के बारे में। अगर आप जैसे ऑनलाइन स्टडी पढ़ रहे हो तो कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन सा टीचर जो है अपने लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, जो मैंने पढ़ाई की है ना, तो मैंने मैथ पढ़ी है साहिल खंडेलवाल सर से, और जो रीजनिंग पढ़ी है वो मैंने पढ़ी है दीपक सर से, यानी कि दीपक तिर्तियानी सर से। बाकी जो अभी मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ वो मैं आकाश सर से पढ़ रहा हूँ, आकाश चतुर्वेदी सर करके हैं। उनका जो पढ़ाने का तरीका वो मेरे को अच्छा लगा, तो समझ में भी आती है और बढ़िया भी पढ़ाते हैं वो, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा तो मतलब टीचर है ही, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कभी पढ़ा नहीं तो मेरे को पता भी नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं जिस टीचर से आप पढ़ना चाहे, ठीक है ना। बस मेन चीज़ ये है कि आपके समझ में आनी चाहिए, आप कहीं से पढ़ो आपके समझ में आनी चाहिए, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन पढ़ने का थोड़ा सा मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ कि है ना, आपको जो भी मतलब जो आपके पॉइंट्स है ना, पहले बात तो सभी टॉपिक आपको लेने हैं, और वन बाय वन करके आपके सारे टॉपिक जो है वो क्लियर करने हैं, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, सभी के आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं, ताकि बार बार में आपको है ना मतलब ढूंढना ना पड़े इधर से उधर। और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आप है ना टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज लगाओ, यानी टॉपिक टॉपिक लगाओ। जैसे कि आपने प्रॉफिट लॉस कर लिया तो उसके बाद में आप प्रॉफिट लॉस वाला जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो टेस्ट टेस्ट लगाओ। फिर आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, और फुल मॉक टेस्ट लगा के फिर जो है आप एनालिसिस कीजिए। देखिए दोस्तों, टेस्ट देने का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में दो थिंग्स होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपकी जो है वो स्पीड, कि आप है ना किस स्पीड से जो है वो क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मली आप कितना टाइम ले रहे हैं वो उसमें काउंट नहीं होता है, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो टेस्ट पे आपका एग्जाम वाला जो है प्रेशर रहता है, और टेस्ट आप जब दो तो आप दो मोस्टली आप जो लैपटॉप है उसके अंदर, ताकि माउस से दो, ताकि आपको जो है एग्जाम में दिक्कत ना आए। दूसरा आपका जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे मान लो कि गलती हो गई, और गलती होने के बाद मान लीजिए आपने फुल मॉक टेस्ट दिया और आपके 50 नंबर आ रहे हैं या 40 नंबर आ रहे हैं या फिर 60 नंबर आ रहे हैं, तो आप उसको देख के है ना डिमोटिवेट ना होइए। आपको देखना है कि कौन से सेक्शन में मेरे से गलती हुई है और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, तो आपको वो सुधार करना है। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आप जब एग्जाम से पहले टेस्ट दे रहे हो तो उसका रीजन ही ये होता है कि आप है ना अपनी गलतियों को सुधारें, और जो गलती आपने मॉक टेस्ट में की है वो मेन एग्जाम में ना करें, तो उसका आपको जो है वो पूरा पूरा फायदा मिलता है। और यही होता है दोस्तों एक स्मार्ट स्टडी के अंदर भी, जो आप है ना मतलब जो क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ के जो आपका एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो आप दोबारा से पढ़ें, तो वो आपका है ना छूटेगा भी नहीं, और जो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी भी थी कि सर कट ऑफ क्या जाएगी और एग्जाम कब तक होगा सेक्शन कंट्रोलर का। तो देखिए दोस्तों, मैं बात बता दूं आपको, ऐसे परफेक्ट तो नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका किस प्रकार से एग्जाम है और किस प्रकार से आपका जो पेपर आ रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है ना। बात करें एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए दोस्तों, मैं मार्च अप्रैल मान के चल रहा हूँ, मतलब जैसे कि थोड़ा आइडिया हो रहा है उस चीज़ से। बाकी मैं इसमें आरटीआई में पूछ लूंगा कि जो आपका एग्जाम है वो कब तक होगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा वेट कीजिए और आरटीआई का जो है वो इंतजार कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों आपके सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग, जो कि कुछ दोस्तों की क्वेरी भी थी और मेरे से कमेंट करके भी पूछ रहे थे और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करके पूछे हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। तो मैं कम से कम 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता था, और उसके अलावा जो मैंने टाइम है वो टाइम को डिवाइड कर रखा था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको टाइम तो डिवाइड करना ही है, लेकिन आपको उस पोर्शन को ज़्यादा आपको प्रेफर करना है जो आपका कमजोर है। जैसा कि हर कोई कैंडिडेट का है ना कुछ पोर्शन कमजोर होता है। जैसे कि मेरा मैथ है, मान लो किसी का इंग्लिश है, अब इसमें तो इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, किसी का रीजनिंग है। तो जो पोर्शन आपका थोड़ा वीक है ना उसको आप थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि वो कवर हो सके। और ऐसा नहीं कि वो कवर नहीं होगा। जैसे कि मेरे को जीके से ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसीलिए मैंने 12th में ना साइंस में ली थी, ताकि मेरे को मतलब जीके में बड़ा जोर आता था पढ़ने में, सब चीज़ें पढ़ो और फिर भूल जाओ, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी मैंने उसको है ना एनटीपीसी का जब मैंने पढ़ा तो कम से कम मैं 3 महीने तक तो मैं जो जीके को हाथ नहीं लगाया था, मैथ रीजनिंग के भरोसे में चल रहा था। मैंने कहा इसी के भरोसे में जो है वो एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। लेकिन बाद में टीचरों ने और कुछ दोस्तों ने बताया कि इसके भरोसे अगर चलेगा दोनों सब्जेक्ट के, तो जो है एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैंने जो है कम से कम 8-10 घंटे जो है वो रीजनिंग को इसको सॉरी जीके को दिया करता था, और जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस किया मैंने। तब जाके मेरे कुछ नंबर इसमें इंक्रीज होने लगे और कुछ चीज़ें मेरे को याद होने लगी। और फिर जब आप टाइम ज़्यादा देने लग जाते हो और आप जब रुचि लेने लग जाते हो ना उस चीज़ में, तो आपको मज़ा भी आने लगता है उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरी तो यही आपसे सलाह है कि आप जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर है उस पे आप फोकस करिए और बार-बार में प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी वो चीज़ें हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा,
अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बीच-बीच में मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।